नमस्कार, जय हिंद। मैं अंकित मिश्र एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम तक पर। दोस्तों, पूरी हिस्ट्री को थ्योरी वाइज पढ़ने के लिए हो जाओ तैयार, क्योंकि आज के साथ हमारे यहाँ पर कोर्स शुरू होने चल रहा है। ये कोर्स दोस्तों आपके इंपॉर्टेंट होगा यूपी लेखपाल एग्जाम को लेकर, यूपीएसआई के एग्जाम को लेकर, जेल वार्डर को लेकर, फायरमैन को लेकर, एनटीपीसी ग्रुप डी के एग्जाम को लेकर, एसएससी के जितने एग्जाम सबको लेकर। कहने का मतलब कि इतिहास के क्वेश्चन जो होते हैं दोस्तों सभी में बिल्कुल सेम आपकी कैटेगरी के पूछे जाते हैं, तो सभी इस क्लास को ले सकते हैं। खासकर ये यूपी लेखपाल परीक्षा के लिए और यूपीएसआई के लिए चलाई गई है, तो आप लोग इस क्लास को मिस बिल्कुल भी नहीं करेंगे। दोस्तों, अगर आप एग्जाम तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे कि इसके आपके जो डेली के वीडियो को उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको थोड़ी सी बातें बता देना चाहता हूँ कि हिस्ट्री के बारे में, कि हिस्ट्री में दोस्तों हम इस बात को पूरा टॉपिक से पढ़ेंगे। जैसे गुलाम मैंने एक टॉपिक ले लिया तो पूरा यहाँ पर थ्योरी वाइज पढ़ाऊंगा, फिर 2-3 दिन आपका टेस्ट कराऊंगा और उसके बाद फिर से आगे पढ़ाऊंगा, फिर टेस्ट कराऊंगा। तो मतलब आपके टॉपिक भी कंप्लीट होंगे, प्लस एमसीक्यू टेस्ट भी हो जाएगा। आप अपने टॉपिक भी कंप्लीट कर लेंगे, प्लस ये भी समझ जाएंगे किस प्रकार से परीक्षा आपकी परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज चलेगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब अपने समय बर्बाद ना करते हुए वीडियो की सीधा शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले आपने जान लिया कि आज का हमारा टॉपिक होने वाला है आपके गुलाम वंश का टॉपिक होने वाला है। तो सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार ये गुलाम वंश का जो दोस्तों आपका जो गुलाम वंश है ये कहाँ से दोस्तों कहाँ से ये प्रारंभ होता है। तो सबसे पहले हम जानने का प्रयास करते हैं कि जो दिल्ली सल्तनत है, जो आपका दिल्ली सल्तनत है, इस पर कुल 5 वंशों ने आकर अपना 5 वंशों ने यहाँ पर शासन किया। 5 वंशों ने, और आप लोग भली भांति उनका नाम भी जानते होंगे, जिसमें पहला वंश ही था आपका दोस्तों गुलाम वंश। कौन सा वंश था आपका? गुलाम वंश था। फिर दोस्तों आपका दूसरा वंश आ गया इसमें खिलजी वंश, और खिलजी वंश के बाद दोस्तों आपका तीसरा वंश आ गया, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ वरना समय लग जाएगा, तुगलक वंश। तुगलक वंश के बाद दोस्तों आपका आ गया सैयद वंश, और सैयद वंश के बाद दोस्तों आपका आ गया लोधी वंश। तो इस प्रकार से दिल्ली सल्तनत पर कुल 5 वंशों ने यहाँ पर दोस्तों क्या किया, अपना शासन स्थापित किया। दोस्तों इसमें पहला ही आपका शासक कौन था? आपका पहला ही वंश कौन था? आपका गुलाम वंश था। इसलिए गुलाम वंश के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे, इसके बाद फिर खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश, फिर सैयद वंश, फिर लोधी वंश को पढ़ेंगे। दोस्तों बात करते हैं गुलाम वंश की। तो गुलाम वंश पर कुल 11 आपके सुल्तानों ने यहाँ पर दोस्तों शासन गद्दी पर आसीन हुए थे। तो ये 11 शासक कौन थे? इसमें से फेमस कौन है, किनके बारे में ज़्यादा क्वेश्चन पूछ जाता है, कैसे पढ़ना है, सारी बातें आपको यहाँ पर बताकर चलूंगा। तो अपने नोट्स बनाते चलिएगा। सबसे पहले इसी का आप नोट बना लीजिए कि दिल्ली सल्तनत पर कुल 5 वंशों ने यहाँ पर शासन किया था। कौन कौन से? गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। ये भी पूछ लेता है कि इसमें से किस वंश ने दिल्ली सल्तनत पर शासन नहीं किया। तो अगर आपको 5 याद होगा तो आप आसानी के साथ कर लेंगे। कभी कभी क्रम से लगाने के लिए भी रहता है, तो क्रम से भी आप लोग लगा लेंगे। इसके बाद दोस्तों हम जानने का प्रयास करते हैं अगर गुलाम वंश की, तो सबसे पहले हमारे मन में आना चाहिए कि गुलाम वंश की स्थापना किसने की, इसका संस्थापक कौन था। तो दोस्तों सही हो जाएगा, इसका संस्थापक हो जाएगा दोस्तों आपका कुतुबुद्दीन ऐबक। अब दोस्तों थोड़ी बातें मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था और इसने किस प्रकार गुलाम वंश की स्थापना की और इसका नाम गुलाम वंश ही क्यों पड़ा। सारी बातें बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में बताऊंगा और इसी के बारे में बताते हुए मैं आपको इस पूरी बातें कंफर्म कर दूंगा। तो सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में जानने का प्रयास करेंगे कि कुतुबुद्दीन ऐबक दोस्तों एक गुलाम था। क्या दोस्तों? एक दास था, एक गुलाम था। आखिरकार ये किसका गुलाम था? तो दोस्तों ये आपके मुइजुद्दीन मोहम्मद गौरी, किसकी? मुइजुद्दीन मोहम्मद गौरी का गुलाम था। ये भी पूछ लेता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? तो मोहम्मद गौरी का गुलाम था। ये जितने भी टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगा ये सारे क्वेश्चन के रूप में आपको सीधे सीधे देखने को मिलेंगे। तो इनका गुलाम था, नोट बनाते चलिएगा, अपने नोट्स बनाते चलिएगा। गुलाम था और तो इनके गुलामों में सबसे योग्य था और सबसे विश्वसनीय भी था। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक तुर्क जनजाति का था। किस जनजाति का दोस्तों? जो कुतुबुद्दीन ऐबक था ये आपके तुर्क जनजाति का था। किस जनजाति का था? तुर्क जनजाति का था। समझने का प्रयास कीजिएगा, तुर्क जनजाति का था। और दोस्तों आपकी बात करेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक की, तो इसके जो नाम का अर्थ होता है, कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम का अर्थ मैं आपको बता देना चाहता हूँ, कई बार पूछा गया है। तो इसके नाम का अर्थ होता है चंद्रमा का देवता। क्या होता है दोस्तों? आपके कुतुबुद्दीन का मतलब होता है चंद्रमा का देवता। क्या होता है आपकी? चंद्रमा का देवता। सारी चीज़ें बहुत ही डिटेल में चलेंगी यहाँ पर, तो अब सारे नोट्स बनाते चलेगा। एक बार अगर आपने इतिहास इस प्रकार से पढ़ लिया तो कभी इतिहास में दोस्तों आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। तो बार बार मैं इसको दोहराते भी चलूंगा जिससे कि आपके दिमाग में बैठ जाए। कुतुबुद्दीन ऐबक का दोस्तों की 1206 से लेकर के या 1210 ईस्वी तक यहाँ पर दिल्ली की गद्दी पर बैठा था, दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश की गद्दी पर बैठा था। कुतुबुद्दीन ऐबक यहाँ का संस्थापक था। यह आपके मोहम्मद गौरी का गुलाम था। और दोस्तों आपको मोहम्मद गौरी के गुलामों में सर्वाधिक क्या था दोस्तों? सर्वाधिक दोस्तों की विश्वसनीय भी था
सर्वाधिक योग्य भी था। यह किस जनजाति का था? तो यह दोस्तों तुर्क जनजाति का था। प्लस इसके नाम का अर्थ क्या होता है दोस्तों? कुतुबुद्दीन ऐबक का अर्थ ही होता है चंद्रमा का देवता। सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि इस वंश का नाम गुलाम वंश ही क्यों पड़ा। दोस्तों यहाँ पर जानने का प्रयास करेंगे कि जो मोहम्मद गौरी था इसका नाम लेते हैं तो हमारे दिमाग में 3 युद्ध आ जाते हैं। कौन कौन से? एक तो 1191 का तराइन का प्रथम युद्ध, फिर 1192 का तराइन का द्वितीय युद्ध जिसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को बुरी तरह पराजित कर दिया, फिर 1194 के चंदावर का युद्ध जिसमें आपके जयचंद को पराजित कर दिया गया। किसके द्वारा? मोहम्मद गौरी के द्वारा। तो इस प्रकार से दोस्तों गौरी की बात करेंगे तो इसने तमाम युद्ध लड़े और युद्धों को जीतकर इसने दोस्तों आपके जो पूरा भारत था, भारत पर एक आपके साम्राज्य की आपकी स्थापना करता है। और दोस्तों इसके साथ ही 1206 ईस्वी में यह अपने घर की तरफ लौटने का आपके निर्णय लेता है कि मैं अपने घर वापस जाऊंगा। और घर वापस जाते समय दोस्तों यह अपने जो की जितने इसके विजित जो प्रदेश है उसका बंटवारा कर देता है अपने गुलामों में। उसका बंटवारा किसमें कर देता है दोस्तों? उसका बंटवारा कर देता है अपने गुलामों में। और उसका ही एक प्रसिद्ध गुलाम था आपके कुतुबुद्दीन ऐबक, और इसको दोस्तों वह क्षेत्र देता है आपके लाहौर का। किसका क्षेत्र दे देता है? इसको ही दोस्तों वह क्षेत्र देता है लाहौर का। और यहाँ से दोस्तों लाहौर दिल्ली सल्तनत और दिल्ली का पूरा आपके अंतर्गत आ जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक का। और इसी लाहौर पर दोस्तों आपके कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की। और दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक एक आपके गुलाम था और इसीलिए इस नए वंश की जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्थापना की थी उसका नाम गुलाम वंश पड़ गया। उसे कुतुबी वंश भी कहा जाता है। तो आप लोग समझ गए होंगे किस प्रकार से इसका नाम गुलाम वंश पड़ा, किस प्रकार से मोहम्मद गौरी ने अपने जो विजित प्रदेश से उसको बंटवारा किया और किस प्रकार से इसको पूरा आपके लाहौर और दिल्ली सल्तनत का क्षेत्र मिल गया। और इसने आपके साम्राज्य का जो विजित प्रदेश थे उसका बंटवारा और भी अपने गुलामों में किया था। लेकिन वो टॉपिक में अगर पढ़ने लगूंगा तो वो टॉपिक हो जाएगा मोहम्मद गौरी का कभी एक स्पेशल टॉपिक लेकर आऊंगा। और इसके द्वारा लड़े गए युद्ध, किस प्रकार से तराइन का क्या युद्ध था, आपके चंदावर का कौन सा युद्ध था, सारी बातें डिटेल में बताऊंगा। लेकिन वो जब मैं मोहम्मद गौरी का टॉपिक लूंगा तब। अभी हम बात कर रहे हैं कुतुबुद्दीन ऐबक की। तो बिना समय जाया करते हुए हम कुतुबुद्दीन ऐबक की तरफ लौट चलते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की और उसने क्या महत्वपूर्ण कार्य किए जो परीक्षा के रूप में सीधे देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जानने का प्रयास करेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, तो बहुत सारी हमके महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी जो परीक्षा में सीधे देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले यहाँ पर आप हेडिंग में कर लीजिए कुतुबुद्दीन ऐबक। बार बार दोस्तों हम कुतुबुद्दीन लिखेंगे तो समय लगेगा, हम ऐबक से लिख देते हैं। आप लोग अपनी नोट में कुतुबुद्दीन ऐबक लिख लीजिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक लिख लीजिएगा। सबसे पहले दोस्तों इसको जानते हैं कि 1206 से लेकर 1210 ईस्वी तक यह रहा था और 1206 ईस्वी में इसका राज्याभिषेक हुआ था। लेकिन इससे के पहले के भी फैक्ट्स परीक्षा में बहुत सारे पूछे जाते हैं, जैसा कि किसका गुलाम था, तो आपकी मोहम्मद गौरी का समझ गए। अब जान लीजिए दोस्तों, अब जान लीजिए कि बचपन में दोस्तों, जब यह बचपन में मतलब छोटा था, बचपन में ही दोस्तों इसे दोस्तों आपके कहाँ लाया गया था? इसे दास के रूप में नीसापुर बाजार में लाया गया था। नीसापुर बाजार में लाया गया था। और इसी नीसापुर बाजार में दोस्तों इसे एक व्यक्ति था काजी, इसका नाम याद रख लीजिए, परीक्षा में पूछा जाता है काजी। तो इसका नाम रखिए काजी फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कुकी। थोड़ा नाम कठिन है लेकिन आप लोग याद कर लीजिएगा, अब्दुल अजीज कुकी। यहाँ पर दोस्तों बचपन में ही कुतुबुद्दीन ऐबक को आपके दास बनाकर दास के रूप में नीसापुर बाजार में लाया गया। दोस्तों नीसापुर बाजार में यहाँ पर दास का आपकी बिक्री होती थी, तो इसे आपके बचपन में ही नीसापुर बाजार में लाया गया। और वहीं पर दोस्तों नीसापुर बाजार में ही काजी फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कुकी ने क्या कर लिया? इसे खरीद लिया। और दोस्तों यह खरीदने के बाद इसे मोहम्मद गौरी की सेवा में लाया गया। और मोहम्मद गौरी की सेवा में आने के बाद जो कुतुबुद्दीन ऐबक था इसके जीवन में बहुत ही बड़ा परिवर्तन आया। और दोस्तों जो मोहम्मद गौरी था उसने इसे आपके अमीर ए आखुर, किसकी दोस्तों? अमीर, ये सारी चीजें आप नोट कर लीजिएगा। अमीर ए कैसे दोस्तों आपके किसके दी? अमीर ए आखुर मतलब हो सकता है शाही, इसका अर्थ होता है शाही घुड़सवार, आपके जो शाही घुड़साल होते हैं उसका अधिकारी, शाही जो घुड़साल होते हैं
यहाँ पर शाही आपके घोड़े रहते हैं, शाही घुड़साल का अधिकारी इसे नियुक्त कर दिया जाता है, का अधिकारी इसे नियुक्त कर दिया जाता है, किसको? आपके कुतुबुद्दीन ऐबक को। तो यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं कि अब्दुल अजीज कुकी ने इसे खरीद कर लाया या मोहम्मद गौरी की सेवा में आया और इसके साथ इसके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। और दोस्तों मोहम्मद गौरी ने इसे अमीर आखुर का मतलब होता है शाही जो घुड़साल होते हैं उसका अधिकारी के पद पर प्रोन्नत किया। इसके पद पर इसको प्रोन्नत किया गया, गुलाम के साथ साथ इसको ये भी समय समय के बाद इसे इसके इतने बड़े पद को भी इसको दिया गया, प्रोन्नत किया गया अमीर आखुर के पद पर। तो अगर क्वेश्चन पूछ सकता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक को कौन सा पद दिया गया था आपके मोहम्मद के गौरी के द्वारा, तो कहेंगे कि अमीर आखुर का पद। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछे कि अमीर आखुर का पद क्या था, तो शाही घुड़साल का अधिकारी हुआ करता था। इसके बाद दोस्तों अब जानने का प्रयास करेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्याभिषेक कब हुआ? तो कुतुबुद्दीन ऐबक का जो राज्याभिषेक है, तो इसका दोस्तों आपके राज्याभिषेक होता है आपका 25 जून 1206 ईस्वी को। डेट मत याद कीजिएगा आप लोग, सिर्फ सन याद करिएगा। 25 जून 1206 ईस्वी को इसका राज्याभिषेक होता है। इसका राज्याभिषेक होता कहाँ है? तो दोस्तों इसका राज्याभिषेक अब बहुत बार परीक्षा पूछा गया आपके लाहौर में होता है। ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इसको आपको नोट करते चलिए तुरंत। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्याभिषेक हो गया 25 जून 1206 ईस्वी को, कहाँ पर? लाहौर में। और लाहौर को दोस्तों अपनी राजधानी भी बना लेता है आपके, या अपनी राजधानी भी अगर पूछे तो लाहौर को बना लेता है। और जो तराइन का युद्ध हुआ था, तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद उसमें जो आपकी गौरी होता है, ये कुतुबुद्दीन ऐबक को विजित प्रदेशों का प्रबंधक नियुक्त कर देता है और उसमें अपने घर की तरफ लौट जाता है। और दोस्तों घर की तरफ लौटते ही इसकी हत्या भी कर दी जाती है, मैंने आपको पीछे बता ही दिया। अब यहाँ पर दोस्तों जानने का प्रयास करेंगे कि जो इसको क्षेत्र दिया गया था, इन क्षेत्रों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए जो मोहम्मद गौरी के द्वारा कुतुबुद्दीन ऐबक को क्षेत्र दिए गए, उस क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित करने हेतु कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली के निकट, किसके निकट दोस्तों? आपके दिल्ली के निकट किसके निकट दोस्तों? आपके दिल्ली के निकट इंद्रप्रस्थ एक स्थान है, इंद्रप्रस्थ को मुख्यालय बनाया। किसको मुख्यालय बनाया? इंद्रप्रस्थ को आपकी हेडक्वार्टर पर कह सकते हैं मुख्यालय बनाया गया। तो अब देखिए यहाँ पर कितने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपके आ गए, इसको याद होना चाहिए कि इसका राज्याभिषेक कब हुआ? तो 25 जून 1206 ईस्वी को। कहाँ पर आपका राज्याभिषेक हुआ? तो लाहौर को इसने राजधानी बनाई, लाहौर में इसका राज्याभिषेक भी हुआ था। नियंत्रण स्थापित करने हेतु जो मोहम्मद गौरी के द्वारा इसे विजित प्रदेश दिए गए थे, उस पर नियंत्रण स्थापित करने हेतु इसने दिल्ली के निकट का एक स्थान है इंद्रप्रस्थ, इसको मुख्यालय बनाया था। इसको याद कर लीजिएगा, परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता है। अब दोस्तों आगे चलते हैं और अब आगे यहाँ पर जानने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों अब हम जानेंगे कि 1208 ईस्वी में, 1206 ईस्वी में तो इसका आपके राज्याभिषेक हो गया, और 1208 ईस्वी में कब दोस्तों? 1208 ईस्वी की इंपॉर्टेंट फैक्ट याद कर लीजिए कि आपके मोहम्मद गौरी जो थे, इनका एक भतीजा था। कौन था दोस्तों? आपके भतीजा कुतुबुद्दीन मोहम्मद गौरी के भतीजे थे आपके गयासुद्दीन महमूद। इसका क्या था? आपका भतीजा था आपके कुतुबुद्दीन ऐबक का। और इसी गयासुद्दीन महमूद ने ही आपके कुतुबुद्दीन ऐबक को दास मुक्ति पत्र देकर सुल्तान की उपाधि प्रदान की। तो क्या कर दिया दोस्तों? इसने इसे दास मुक्ति पत्र प्रदान किया, दास मुक्ति पत्र इसे प्रदान किया और इसे सुल्तान यहाँ पर घोषित किया गया, सुल्तान की उपाधि प्रदान की गई। लेकिन यहाँ पर जानने का प्रयास करेंगे कि जो सुल्तान की उपाधि है, इसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने कभी भी धारण नहीं किया। सुल्तान की उपाधि को कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कभी भी धारण नहीं किया गया। इस बात को इंपॉर्टेंट तरीके से याद कर लीजिएगा। तो 1208 ईस्वी में गौरी के द्वारा आपके गौरी के भतीजा जो मोहम्मद गौरी था, इसके भतीजा गयासुद्दीन महमूद के द्वारा कुतुबुद्दीन ऐबक को दास मुक्ति पत्र प्रदान किया गया और इसके सुल्तान की उपाधि प्रदान की गई। लेकिन यहाँ पर जानने का प्रयास करते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो था, इसने कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। इसने दोस्तों केवल और केवल 2 उपाधि धारण की थी, जो परीक्षा में कई बार पूछी गई हैं। यहाँ पर जानने का प्रयास करेंगे कि इसकी एक उपाधि आपकी मलिक की उपाधि, और एक उपाधि दोस्तों इसने आपके एक उपाधि ली के सिपह सालार। तो मलिक, इसने केवल मलिक और सिपह सालार की उपाधियां धारण की। सिपह सालार की उपाधि जो है, ऐसी उपाधियों को इसने धारण किया था। दोस्तों इसके प्रकृति के कारण, इसके दोस्तों गुण के कारण भी इससे कई सारी उपाधियां प्रदान है, जो परीक्षा में कई सारी पूछी जाती हैं। यहाँ पर मैं सीधे से बताता चलूंगा और आप लोग अपने नोटबुक में नोट करते चलिएगा। यहाँ पर दोस्तों बात करेंगे आपके जो इसके द्वारा सबसे महत्वपूर्ण उपाधि सबसे इसको दी जाती है, पहला है आपके लाख बख्श।
लाख बख्श का दोस्तों अर्थ क्या होता है दोस्तों, इसका अर्थ होता है कि लाखों का दान करने वाला। नोट कर लीजिएगा, परीक्षा में पूछा जाता है लाखों का दान करने वाला। इसमें बहुत ही दानशीलता की व्यक्ति थी, इसलिए इसे लाख बख्श की उपाधि दी गई, लाखों का दान करने वाला ऐसा उपाधि इसे प्रदान किया गया। और इतना ही नहीं दोस्तों, लाख बख्श के अलावा इसे पील बख्श की भी उपाधि प्रदान की गई, कि इसे पील बख्श की उपाधि भी प्रदान की गई। और पील बख्श का अर्थ होता है हाथियों का दान करने वाला। तो इस प्रकार से इसकी ये उपाधि दी गई। और मलिक और सिपा सालार की उपाधि इसने स्वयं धारण की थी। याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा परीक्षा पूछी जाती है। और एक उपाधि में आपको और बता दूं जिसको शुरुआती दिनों में प्राप्त हुई थी, इसका अर्थ होता है कुरान खां। कुरान ख्वां का मतलब होता है दोस्तों कुरान का पाठ करने वाला। कुरान का पाठ करने वाला, नोट कर लीजिएगा, कुरान का पाठ करने वाला कुरान खां। ऐसी भी उपाधि प्राप्त थी। इस ऐसी उपाधि क्यों थी दोस्तों कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक था इसने कुरान पढ़ना बहुत ही जल्दी सीख लिया था, जब इसे गुलाम बनाकर लाया गया था जल्द से जल्द। और जल्द से जल्द इसने आपके कुरान को पढ़ना सीख लिया था, और इसीलिए इसे कुरान ख्वां, कुरान का पाठ करने वाला के नाम से प्रसिद्ध हुआ। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। तो समझ गए होंगे, बिल्कुल समझ गए होंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। अब दोस्तों थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट कार्य और जान लेते हैं कि इसका निर्माण कार्य क्या था। और इसका निर्माण कार्य का थोड़ी बातें मैं आज आपको यहाँ पर डिटेल से बता देता हूँ। उसके बाद ही इस क्लास का यहाँ पर समापन होगा। लगभग 25 मिनट की हमारी क्लासें रहेंगी, 20 से 25 मिनट की। आप लोग घबराइएगा मत, या फिर इस क्लास की समय को थोड़ा सा कम किया जाए। मुझे लग रहा है कि 15 मिनट आपके लिए सफिशिएंट रहेगा, और 15 मिनट के अंदर आप बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर जान लेते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा दोस्तों हम रिवीजन कर लेते हैं और ये क्लास यहाँ पर समाप्त करते हैं। इसके जो निर्माण कार्य हैं, किस प्रकार से इसने कुतुब मीनार की नींव डाली, कुव्वत-उल-इस्लाम मस्जिद की बात करें, 2.5 दिन झोपड़ा की बात करें, अन्य भी इसकी मृत्यु किस प्रकार से चौगान खेलते समय हुई, और इसका सहायक जो सेनापति बख्तियार खिलजी था इसकी बात भी करेंगे, और किस प्रकार से आराम से सिर्फ और सिर्फ 8 महीनों के लिए शासन किया। ये सब बातें हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और उसके बाद हम चलेंगे इल्तुतमिश की तरफ। तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, बहुत ही डिटेल में और बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से सारी चीज़ें यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं। आप लोगों को भी दोस्तों किसी प्रकार की चिंता लेने की जरूरत नहीं है। थोड़ी सी बात आप लोग और ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पर अगर हम दिल्ली सल्तनत से धीरे धीरे पढ़ेंगे तो कैसे चुकेगा, अब 20 मिनट क्लासें होंगी। तो दोस्तों समाप्त होने की बात करते हैं। तो एनटीपीसी ग्रुप डी, एसएससी, यूपीएसआई और यूपी लेखपाल को लेकर एक स्पेशल सीरीज ये भी चलाई गई, इतिहास की ही है। और यहाँ पर हम प्राचीन इतिहास पढ़ रहे हैं, और ये अब जो यहाँ पर चलाया गया नया, उसमें आप मध्यकालीन इतिहास पढ़ रहे हैं। और उसके बाद जब ये सब समाप्त होगा तो आधुनिक इतिहास भी पढ़ लेंगे, तो सारा समाप्त हो जाएगा। और ये वाली जो सीरीज है, इस सीरीज को भी देखना ना भूलिएगा, पहली क्लास में ले ली है। यहाँ पर हम मौर्य वंश को पढ़ रहे हैं, फिर गुप्त वंश को पढ़ेंगे, शुंग वंश को पढ़ेंगे यहाँ पर, और वहाँ पर हम गुलाम वंश को पढ़ रहे हैं। तो दोनों क्लासें आपको लेना अनिवार्य है। जो भी क्लास आपको सामने आ जाए, दोनों क्लासें लेते चलिए। आप जरूर ही सफलता के दोस्तों, आपके जितने भी ऊंचाई पर सफलता है वहाँ पर आप आसानी के साथ पहुँच जाएंगे, अगर आप एग्जाम तक चैनल के साथ जुड़े रहे तब। क्योंकि यहाँ पर दोस्तों आपकी एमसीक्यू टेस्ट भी कराए जाते हैं, आपकी थ्योरी वाइज क्लासें भी चलती हैं, ना सिर्फ हिस्ट्री की, साइंस की, जियोग्राफी की सारी क्लासें चलती हैं। जाकर हमारे प्लेलिस्ट में एक बार आपकी विजिट तो कीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियो की प्लेलिस्ट है, जाकर देखिए। सारी फ्री क्लासें हैं, किसी प्रकार के पैसे आपको देने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। घर बैठे आपकी बिल्कुल आपको सिर्फ और सिर्फ नेट ही लगेगा, आसानी के साथ पढ़िए, कोई भी दिक्कत आपको होने वाली नहीं है। तो चलिए दोस्तों लास्ट में अब एक बार बहुत तेजी के साथ रिवीजन कर लेते हैं क्या क्या हमने पढ़ा। सबसे पहले हमने दोस्तों पढ़ा कि गुलाम वंश के बारे में। गुलाम वंश के बारे में पढ़ते हुए हमने जाना कि गुलाम वंश पे आपके दिल्ली सल्तनत से संबंधित है, और दिल्ली सल्तनत पर कुल 5 वंश ने शासन किया था। गुलाम वंश, खिलजी वंश, आपके तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। और गुलाम वंश पर कुल 11 सम्राटों ने यहाँ पर शासन किया। और इसके बाद दोस्तों हमने जानने का प्रयास किया कि गुलाम वंश के संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक, या 1206 से लेकर 1210 ईस्वी तक रहा था। मोहम्मद गोरी का दोस्तों गुलाम था, या एक तुर्क जनजाति का था, और इसके नाम का अर्थ होता है चंद्रमा का देवता। आप लोग आसानी समझ गए। फिर हमने जानने का प्रयास किया कि किस प्रकार से आपके मोहम्मद गोरी ने 3 युद्ध लड़े थे। 1191 का तराइन का युद्ध प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में, चंदावर के 1194 में। और इसके द्वारा जो इसके विजित प्रदेश थे उसका मालिक दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक को बनाकर 1206 ईस्वी में गृह प्रांत की ओर लौट जाता है, और यहीं पर इसकी हत्या कर दी जाती है। और 1206 ईस्वी में ही आपके कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश की स्थापना करता है, और इसका नाम ही गुलाम वंश इसलिए पड़ता है क्योंकि दोस्तों यह कुतुबुद्दीन ऐबक का आपके मोहम्मद गोरी का गुलाम था। फिर हमने कुछ कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में जाना। उसके बाद यहाँ पर जाने का प्रयास करेंगे कि जब यह बचपन में आपके बचपन में दोस्तों इसे एक बाजार में लाया गया था, और उस बाजार का नाम था नीसापुर बाजार। और वहाँ से दोस्तों इसको आपके किसने खरीद लिया था? फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कुकी ने खरीद लिया। और यहाँ पर दोस्तों को आपके मोहम्मद गोरी ने इसे अमीर ए आखुर की पदवी प्रदान की, जिसका अर्थ होता है शाही घुड़सवार का अधिकारी। इस आपके पद पर प्रोन्नत किया गया। फिर हमने जाना कि राज्याभिषेक दोस्तों इसका 25 जून 1206 ईस्वी में हुआ लाहौर में। राजधानी भी लाहौर को बनाई। नियंत्रण स्थापित करने हेतु जो गौरी ने इसे विजित प्रदेश दिए थे, दिल्ली के निकट इंद्रप्रस्थ में मुख्यालय बनाया। फिर हमने जाना कि 1208 ईस्वी में गौरी के ही
भतीजे थे आपके गयासुद्दीन महमूद, इसने इसे दास मुक्ति पत्र प्रदान करके सुल्तान की उपाधि प्रदान की। लेकिन हम जानने का प्रयास करते हैं कि इसने कभी भी सुल्तान की उपाधि नहीं ली। तो इसने किस उपाधि को लिया? तो इसने दोस्तों के मलिक और सिपा सालार की उपाधि ली, और इसकी आपकी प्रकृति के कारण, इसके गुण के कारण इसे लाख बख्श, पील बख्श की भी उपाधि दी जाती है। लाख बख्श मतलब लाखों का दान करने वाला, और पील बख्श मतलब होता है हाथियों का दान करने वाला। इसके बाद दोस्तों इसे कुरान ख्वां की भी उपाधि दी जाती है, क्योंकि दोस्तों बहुत ही जल्दी इसने कुरान को पढ़ना सीख लिया था, इसलिए आपकी इसे कुरान ख्वां की भी उपाधि दी जाती है। ये सब बातें दोस्तों हमने बहुत ही डिटेल में जान ली, और कल अब हम जानेंगे इसके द्वारा कुछ महत्वपूर्ण जो निर्माण कार्य कराए गए हैं, इसकी मृत्यु किस प्रकार से हुई, सारी बातें हम डिटेल में पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज का वीडियो आप लोगों के अच्छा लगा होगा, और अगर दोस्तों आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को कर लीजिएगा लाइक, चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, क्योंकि यहाँ पर इसी प्रकार के वीडियो मिलते रहते हैं। चलिए दोस्तों आज के लिए आपसे लेते हैं विदा, अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। मैं हूँ अंकित मिश्र और आप देख रहे हैं ज्ञान तक। धन्यवाद।